देखो आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। ठीक है। हाँ जी। कैटालिसिस में हम जो लास्ट अपना टॉपिक है वो है एंजाइम कैटालिसिस। बायो के स्टूडेंट तो ऑलरेडी जानते हैं एंजाइम के बारे में। ठीक है। एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस। देखो एंजाइम्स क्या होते हैं। व्हाट आर एंजाइम्स। जैसे कैटलिस्ट है किसी रिएक्शन को, एक पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन होती है उसको कैटलाइज से एंजाइम क्या करते हैं। जो बॉडी में जो रिएक्शंस होती है, जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, हाँ जी, उनको क्या करते हैं, वो कैटलाइज करते हैं। जैसे फूड का डाइजेशन होना, ठीक है, हाँ, और जो सुक्रोज है उसका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक होना, ठीक है, तो ये सब एंजाइम काम करते हैं। ठीक है। हाँ जी, एंजाइम जस्ट एक तरह से प्रोटीन है। ठीक है। तो मैं एंजाइम की डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, एंजाइम क्या है। एंजाइम्स आर एंजाइम्स आर एंजाइम्स आर नाइट्रोजीनियस 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 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाइट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाइट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फाउंड इन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉमा प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स, ठीक है। तो एंजाइम क्या होते हैं, मतलब एंजाइम नाइट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। ठीक है। आपने प्रोटीन के बारे में सुना होगा। प्रोटीन है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो एमाइनो एसिड होता है। ठीक है। जो प्रोटीन होती है, ठीक है, हाँ जी, हमारी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए जरूरी होती है बॉडी के लिए, ठीक है, प्रोटीन है वो बना होता है किससे, एमाइनो एसिड से। किससे मिलकर बना होता है, एमाइनो एसिड के। एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड की मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो इस तरह से होती है। एमाइनो एसिड में कार्बन से एक तो जुड़ा होता है सी डबल OH ग्रुप, ठीक है, एक जुड़ा होता है NH2 ग्रुप, ठीक है, और एक जुड़ा होता है कोई R ग्रुप। ठीक है। ये एमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जरूर प्रेजेंट है, एमिनो एसिड है ना, तो उसमें नाइट्रोजन है, ये NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। वो प्रोटीन जो एक पर्टिकुलर पाथवे को कैटलाइज करते हैं वही एंजाइम होते हैं। ठीक है। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है। जैसे आपने 10th क्लास में सुना होगा कि ऑल ऑर्स आर मिनरल, जितने भी और है वो मिनरल है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट और। वैसे ही ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ठीक है। एंजाइम में क्या होती है, एक एक्टिव साइट होती है। ठीक है। हाँ जी। एंजाइम हैज एक्टिव साइट, और उस एक्टिव साइट में फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, लाइक COOH, लाइक SO3H, लाइक NH2। इस तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं एक्टिव साइट के ऊपर। ठीक है। हाँ जी। मुझे कोई डाउट है, और आपको पता ही है कि यहाँ पे हम एक सबस्ट्रेट की बात करते हैं। सबस्ट्रेट मतलब एज ए रिएक्टेंट की तरह होता है, और सबस्ट्रेट के साथ जो कंबाइन होता है वो एंजाइम होता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में है ना, यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट की तरह एंजाइम काम करता है और आपको मिलता है प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होती है। ऑल्दो हम इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे, लॉक एंड की थ्योरी वाली। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो आप NCERT से इस चैप्टर को पढ़िए,
आप अपने आप ही समझ जाएंगे, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है जरा, ठीक है। हाँ जी, हाँ ईएस कॉम्प्लेक्स वगैरह, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, मतलब एंजाइम कैटालिसिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस? तो जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है हाईली इफिशिएंट। फर्स्ट वन आपका हाईली इफिशिएंट, हाईली इफिशिएंट। तो हाईली इफिशिएंट का मतलब ये है कि एंजाइम का एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के मिलियंस मॉलिक्यूल को एक साथ कैटलाइज कर सकता है, ठीक है। हाईली इफिशिएंट का मतलब एंजाइम होता है बहुत ज्यादा इफिशिएंट होता है, मतलब वन एंजाइम मॉलिक्यूल वन एंजाइम मॉलिक्यूल कैन कैटलाइज कैन कैटलाइज 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पर मिनट, ठीक है। मतलब 1 मिनट पे एक एंजाइम का मॉलिक्यूल 10 लाख रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक साथ कैटलाइज कर सकता है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि जो एंजाइम होता है वो बहुत ही हाईली एफिशिएंट होता है, एंजाइम की जरा अमाउंट नहीं चाहिए होती, ठीक है, कैटलाइज करने के लिए, ठीक है, बहुत ही लो अमाउंट एनफ होती है। नेक्स्ट है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। जैसे एक कैटलिस्ट किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, वैसे एंजाइम भी एक पर्टिकुलर बायोकेमिकल पाथवे को कैटलाइज करेगा, ठीक है। हाँ जी, है ना। एंजाइम्स भी क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। जैसे एग्जांपल में बात करूं आपसे, जैसे आपके पास सुक्रोज है, सुक्रोज हम जिसको हम कैन शुगर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शुगर कैन से मिलती है मुझे, कैन शुगर, ठीक है। तो सुक्रोज को मुझे ब्रेक करना है किसके अंदर, मतलब इसका मुझे यदि हाइड्रोलिसिस करना है, यदि सुक्रोज का मुझे हाइड्रोलिसिस करना है इसका, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, इसको ब्रेक करना है ना, फिर टूटेगा किसमें, सुक्रोज है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेक होता है, ओके। बताओ कौन सा एंजाइम काम करता है यहाँ पे, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, सुक्रेज। एनी आइडिया? इनवर्टेज, कौन सा एंजाइम आएगा, इनवर्टेज, इनवर्टेज है ना, एंजाइम के लास्ट में एएससी आता है, ठीक है, क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। इनवर्टेज एंजाइम है, वो सुक्रोज को ग्लूकोज इन फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। फॉर्मूले की बात करें तो सुक्रोज का फॉर्मूला ये हो सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, C12 है S22O11, ठीक है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, हाँ बिल्कुल, दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला होता है, C6H12 है O6, ठीक है, सेम फॉर्मूला होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का। उसके बाद आप नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, और भी एग्जांपल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, जैसे ग्लूकोज है आपके पास, ग्लूकोज ग्लूकोज को मुझे कन्वर्ट करना है इथेनॉल, ठीक है,
इथेनॉल, इथेनॉल प्लस CO2 में, मतलब जो बियर बनाने की जो इंडस्ट्री होती है, ठीक है, वहां पे जो जहां जहां से वो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। तो कौन सा एंजाइम काम आता है यहाँ पे? ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम काम आता है वो आता है जाइमेस, ठीक है, जाइमेस। और स्टार्च, ठीक है, स्टार्च का यदि आपको हाइड्रोलिसिस करना है तो डाइस्टेज एंजाइम काम आता है, डाइस्टेज, जो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोस में, माल्टोस। और ये माल्टोस को आपको आगे ब्रेक डाउन करना है किसमें? ग्लूकोज में। यदि आप आगे माल्टोस का आपको हाइड्रोलिसिस करना है तो माल्टेस एंजाइम काम आता है, माल्टेस, ठीक है, एंजाइम के लास्ट में AS ही लगता है। यदि माल्टोस को मुझे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो माल्टेस एंजाइम काम करेगा, ठीक है। हाँ जी, और भी है कुछ? यदि आपको मिल्क को चेंज करना है कर्ड में, यदि हमें मिल्क को कर्ड में चेंज करना है तो आपको बताइए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, हाँ जी, तो उसके अंदर एंजाइम होता है लैक्टोबैसिलाई, ठीक है, हाँ जी, लैक्टोबैसिलाई एंजाइम। और भी देखते हैं, यदि आपको यूरिया को ब्रेक डाउन करना है, यूरिया का हाइड्रोलिसिस करना है, यूरिया, यूरिया NH2CONH2 होती है ना, और यूरिया का हाइड्रोलिसिस से बनती है अमोनिया प्लस CO2, अमोनिया प्लस CO2। तो जो एंजाइम काम आता है वो यूरिएज आता है। कौन सा आता है? यूरिएज, यूरिएज आता है, ठीक है, हाँ जी। और भी जैसे आपको यदि प्रोटीन्स को चेंज करना है पेप्टाइड्स में, यदि आपको प्रोटीन्स को चेंज करना है पेप्टाइड्स में, और फिर पेप्टाइड को चेंज करना आपको एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में, तो यहाँ पे अलग अलग एंजाइम काम आते हैं। प्रोटीन को जो पेप्टाइड में चेंज करता है वो होता है पेप्सिन। कौन सा होता है? पेप्सिन। और पेप्टाइड को एमिनो एसिड में चेंज करने के लिए ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एंजाइम्स है, मतलब जो NCERT में दिए हुए हैं वो तो आपको आने ही आने चाहिए, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, पूछे जा सकते हैं। ओके, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। हाँ, एक एक एंजाइम और बता देता हूँ आपको मैं, जैसे जो स्टार्च होता है, जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो स्टार्च होता है, स्टार्च को आपको कन्वर्ट करना है शुगर में, तो एमाइलेस एंजाइम काम आता है। कौन सा एंजाइम? ये बियर इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होते हैं, एमाइलेस, अल्कोहल का प्रोडक्शन। ओके, डाउट है कोई? हाँ जी बच्चों। आलू हेडफोन कितने है? हैं? मोटर वाले मम्मा। नेक्स्ट है, जो थर्ड पॉइंट है तो हेडफोन इलेक्ट्रिसिटी में, वो है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर। कहते हेडफोन ऑप्टिमम, नहीं लगते, नहीं लगते, दूसरी लगती ऑप्टिमम नहीं लग टेम्परेचर। देते, ऐसा ही चलूगा। हेडफोन लगते नहीं, मैं इतना लग देखो, रहा था। आपको बताइए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 के आसपास होता है, ठीक है, और हमारी बॉडी में जितने एंजाइम है वो बॉडी टेम्परेचर भी क्या करते हैं? अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। इसी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम ज्यादा हो जाए, एंजाइम जो कैटालिसिस होती है वो भी क्या हो जाती है? अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। हाँ, हर एंजाइम को काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। उस पे आपका एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है बहुत ही ज्यादा इफिशियंट होती है, ठीक है। हाँ जी, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? एंजाइम, एंजाइम
work efficiently in a certain range of temperature, in a certain range of temperature, which is known as optimum temperature. ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है, ठीक है, जनरली जो रेंज होती है 298 केल्विन से 310 केल्विन, ठीक है। हाँ, ये ऑप्टिमम रेंज होती है। बहुत अच्छे हो गए ना साहब, मोटर बंद हाँ हो जी, गई। तो मैं मोटर खा होगा, मैं तेरे देख जानी हां। जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वैसे ही ऑप्टिमम पीएच भी होता है। क्या होती है ऑप्टिमम पीएच? ऑप्टिमम पीएच, देखो पीएच का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। हाँ जी, जैसे टेम्परेचर का रोल है वैसे पीएच का भी रोल है। हाँ करता हूँ। तो जो ऑप्टिमम पीएच है वो 5 to 7 होती है, 5 to 7 होती है, ठीक है। हाँ जी, यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, जैसे वाई एक्सिस पे मैं एक्टिविटी रख दूँ एंजाइम की, है ना, कैटालिटिक एक्टिविटी, और इधर मैं पीएच को रखूँ या टेम्परेचर को रखूँगा ना, तो ग्राफ इस तरह से आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पीएच है वो कौन सी पीएच है आपकी, ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्टिमम पीएच है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आगे देखो, फिफ्थ पॉइंट है आपका कोएंजाइम्स एंड एक्टिवेटर्स के बारे में बात करेंगे। कोएंजाइम्स एंड एक्टिवेटर्स, मतलब ये क्या चीज होते हैं, कोएंजाइम या एक्टिवेटर क्या चीज है? हाँ जी, व्हाट आर कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर? देखो जैसे प्रोमोटर होते हैं ना, प्रोमोटर क्या होते हैं, कैटलिस्ट की रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ना। कैटलिस्ट की जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है ना, जो कैटलिस्ट होता है उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है ना, उसको इंक्रीज करते हैं। वैसे जो को एंजाइम होते हैं वो एंजाइम कैटालिसिस को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। शाबाश गगन, ठीक है। हाँ जी, जो एंजाइम कैटालिसिस होती है उसको क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये जनरली क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन्स होते हैं, लाइक विटामिन हो सकते हैं या कोई आयंस हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो एंजाइम के साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। हाँ, दीज आर नॉन प्रोटीन, दीज आर नॉन प्रोटीन प्रोटीन्स, विटामिन हो सकते हैं, वाइटामिन हो सकते हैं, विच 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 इंक्रीजेज द एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। दीज कोएंजाइम, दीज कोएंजाइम contains
मेटल आयन, metal ions, metal ions like metal ions like sodium Na plus, K plus, Ca+2, है ना। इस तरह के आयंस होते हैं जो एंजाइम के साथ मिलके काम करते हैं ना। कोबाल्ट+2, है ना। जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर Fe+2 होता है ना। हाँ, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ठीक है। हाँ जी। विच कंबाइन which combines with functional group, functional group present in enzyme to increase its activity। एंजाइम की एक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए आपके को एंजाइम काम करते हैं एंजाइम के साथ, ठीक है। को एंजाइम में नॉन प्रोटीन लाइक विटामिन हो सकते हैं या कोई आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल है, जैसे मान लो, और भी एक एनसीईआरटी का मैं एग्जांपल दूं, आपका जो एमाइलेज एंजाइम होता है ना, उसके साथ सोडियम आयन है वो काम करता है एमाइलेज के साथ। तो ये सब चीजें आप एनसीईआरटी में एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है इसमें को एंजाइम में? ओके, नेक्स्ट देखो, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। देखो, आपने बायो में पढ़ी होगी, है ना, लॉक एंड की थ्योरी वाली है ना। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में क्या करते हैं, बाइंड करते हैं ना एक दूसरे को, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे लॉक लॉक एंड की मैकेनिज्म है एक तरह से, ठीक है। तो आपका जो सबस्ट्रेट है वो एक तरह से लॉक की तरह है ना। मैं बनाओ, ड्रॉ करूँ आपके सामने। ठीक है, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है जो शेप है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। हाँ, दोनों एक दूसरे के अंदर फिट हो सकती है, ठीक है। इनको बोलते हैं हम, ये मान लो एंजाइम है आपका, एंजाइम, और ये सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम के अंदर होती है एक्टिव साइट या केविटीज, ठीक है। हाँ जी, ये जो आपको दिख रही है ये है एक्टिव साइट, इनको हम एंजाइम केविटीज भी बोलते हैं, एंजाइम केविटीज। और इन केविटीज के अंदर है वो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं।
एक्टिव फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अंदर क्या हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। ठीक है, देखो इस तरह से, जैसे मान लो एंजाइम है प्लस सबस्ट्रेट है, तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे ना। पहले इंटरमीडिएट बना लेंगे ना, ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, फिर ये टूट जाएगा, तो एंजाइम तो हो जाएगा अलग, प्लस बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप NCERT से आप जरूर रीड करें। ठीक है, हाँ जी। हाँ, सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट है, वो बाइंड कर देगा। ठीक है, केविटी एंजाइम केविटीज के ऊपर। हाँ, ठीक है, एंजाइम के अंदर होती है एक्टिव साइट या केविटीज, है ना, उनसे सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर जाएगा, पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा, फिर आपका एंजाइम हो जाएगा अलग, और फिर बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस, सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस। देखो आपने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा जियोलाइट्स के बारे में, है ना, तो वही है। सेल्फ सिलेक्टिव जो कैटालिसिस है वो जियोलाइट्स के अंदर होती है। जियोलाइट्स, तो जियोलाइट्स क्या काम आते हैं आपको मैंने बताया था पहले भी ना, कई बार, एक दो बार बताया था मैंने आपको। ठीक है, 14th ग्रुप में भी बताया था क्या होती है जियोलाइट्स। देखो जियोलाइट्स है, उनकी स्ट्रक्चर है एक हनी कॉम जैसी होती है। ठीक है, तो जो कॉम की जो पोर होती है ना, अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं। ठीक है, तो आपका जो सबस्ट्रेट है वो उन पोर के अंदर क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, और प्रोडक्ट की जो साइज है वो भी पोर की अप्रोक्सीमेट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका प्रोडक्ट है वो वापस निकल पाएगा। ठीक है, तो जियोलाइट्स है, इनकी हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होती है, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे पोर होते हैं, जो हनी कॉम में होते हैं। ठीक है, और आपका जो सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट होता है उसका भी साइज है, वो इन पोर के अंदर फिट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये सबस्ट्रेट है वो फिट हो गए, सबस्ट्रेट। ओके, हाँ जी, तो आपका हाँ जी, बिल्कुल फिल्ट्रेशन में भी काम आते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करने के काम आते हैं, है ना, पेट्रोल इंडस्ट्री में काम आते हैं, जियोलाइट्स के बहुत सारे एप्लीकेशन है। ठीक है, हाँ जी, तो जियोलाइट्स को मैं बात करूं, ठीक है, एज इनका केमिकल फॉर्मूला, तो ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, जियोलाइट्स क्या होते हैं, जियोलाइट्स आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ठीक है, मतलब व्हेन व्हेन सम silicon atom silicon atoms are replaced by aluminium atoms by aluminium atoms in the 3D network of SiO2, 3D network of SiO2। SiO2 की आपने स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना, उसमें कुछ सिलिकॉन की जगह क्या आ जाए, आपका एल्यूमिनियम एटम आ जाए। लाइक जैसे SiO2 की स्ट्रक्चर ऐसे होती है। ठीक है, एक सिलिकॉन है वो 4 ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है।
तो यहाँ मान लो एक सिलिकॉन की जगह एक एल्यूमिनियम आ गया, ठीक है। ठीक है, इस तरह का नेटवर्क होता है यहाँ पे, है ना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक इम्पोर्टेंट जियोलाइट, ठीक है। हाँ जी, इसका नाम है ZSM 5, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट जियोलाइट है, इसका नाम है ZSM 5, और ये पेट्रोल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। हाँ जी, जियोलाइट है, पेट्रोल इंडस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी क्रैकिंग में यूज होते हैं, ठीक है, और आइसोमर्स बनाने में काम आते हैं, है ना। और ZSM 5 का क्या यूज है, ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इथेनॉल, इथेनॉल डायरेक्टली इनटू पेट्रोल, डायरेक्टली इनटू पेट्रोल, या कई बार इसको हम गैसोलीन भी बोल देते हैं, पेट्रोल को गैसोलीन, ठीक है। हाँ जी, और भी जियोलाइट्स के यूज है ना, क्या यूज है इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग ऑफ, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमेरिजेशन, ठीक है। हाँ जी, तो आप एक बार जरूर पढ़िए एनसीईआरटी में, ठीक है। हाँ जी, आपको सारे पॉइंट्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर भी दिया है, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट है तो बोलो। सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस, मतलब सेफ सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे पोर होते हैं, तो आपका जो सबस्ट्रेट है ना, और जो भी प्रोडक्ट है वो पोर के अंदर फिट होना चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ पे काम कर पाएगा, है ना, कैटालिसिस हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होती, ठीक है। और जियोलाइट्स होते हैं वो एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, तो सिलिकेट का जो नेटवर्क होता है उसमें एक आधा सिलिकॉन एटम है, उसके जरिए एल्यूमिनियम यदि रिप्लेस हो जाए तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो एल्यूमिनो सिलिकेट्स की बनती है, ठीक है। और ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, ठीक है। और जो ZSM 5 है वो इथेनॉल को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है पेट्रोल में या गैसोलीन में। इसके अलावा आपके जियोलाइट्स के और भी यूज है ना, कि जो हाइड्रेटेड जियोलाइट होते हैं वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में काम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग करने में यूज होते हैं, आइसोमेराइजेशन में यूज होते हैं, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट। नोट्स टाइम पे बढ़ाना आपको, ओके। चलो हम देखो, इस चैप्टर का हम लास्ट जो पार्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स, ठीक है। हाँ, तो अगला पार्ट हम डिस्कस करते हैं। कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और कोलॉइड्स, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा ये कोलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आपने कभी 9th क्लास में पढ़ा होगा कि 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, एक होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और एक होते हैं सस्पेंशन, ठीक है। हाँ जी, दोबारा एक बार हम कंपेरिजन करने जा रहे हैं। एक होते हैं आपके ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है आपका कोलॉइड्स, एक होता है सस्पेंशन। तो तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है ना, क्या क्या पॉइंट्स है जो डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पार्टिकल साइज की बात करेंगे, 1 नंबर के ऊपर, पार्टिकल साइज।
तो आपके ट्रू सॉल्यूशन की पार्टिकल साइज बहुत ही कम होती है ना, लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर, है ना, 1 नैनोमीटर से ही छोटी होती है, ठीक है। हाँ लड़की बंद कर ले, गुडलीन पढ़ रही है या? ट्रू सॉल्यूशन की जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटी होती है, ठीक है। और कोलॉइड्स की जो साइज होती है, कोलॉइड्स की जो साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है, 1 से 1000 के बीच में। और सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बहुत बड़ी होती है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी नेचर का, ठीक है। नेचर, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। पार्टिकल विजिबल नहीं होते, ठीक है। हाँ जी, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और कोलॉइड्स का जो सॉल्यूशन होता है वो हेटेरोजीनियस होता है, हेटेरोजीनियस। और सस्पेंशन भी क्या होते हैं? हेटेरोजीनियस। देखो होमोजीनियस का मतलब होता है सारे लिक्विड के अंदर यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी हो, जैसे आप शुगर को वाटर में डाल देते हो, मिक्स कर देते हो, तो पूरे वाटर के अंदर शुगर के पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जबकि कोलॉइड और सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वहां पे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस बनते हैं। उसके बाद थर्ड है विजिबिलिटी के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। अब बहुत ही छोटे होते हैं पार्टिकल, है ना, और माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं देख सकते, ठीक है, माइक्रोस्कोप से। नॉट विजिबल, नॉट विजिबल इवन अंडर माइक्रोस्कोप। और जो कोलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं उनको आप माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हो, ठीक है। विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। और जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं उनको आप नेक्ड आइज से भी देख सकते हो, ठीक है। विजिबल विथ नेक्ड आइज। फोर्थ जो डिफरेंस है वो बात करते हैं हम फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन, तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को आप फिल्टर नहीं कर सकते बिकॉज पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। कैन नॉट बी फिल्टर्ड, कैन नॉट बी फिल्टर्ड, ठीक है। और कॉलॉइड पार्टिकल को मेम्ब्रेन से फिल्टर कर सकते हैं, कैन बी, कैन बी फिल्टर्ड बाय मेम्ब्रेन। फिल्टर पेपर से हम इनको फिल्टर कर सकते हैं। और जो सस्पेंशन है उनको हम नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी फिल्टर्ड बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर। अगर नॉर्मल जो फिल्टर पेपर है उनसे भी हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट इसमें जो डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो आपका सेटिंग अंडर ग्रेविटी।
सेटिंग अंडर, कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता कि नहीं होता। तो आप देखते हो जैसे आपने शुगर को पानी में डाल दिया, ऐसा तो है नहीं एक बार शुगर डिजोल्व होगी तो वो नीचे बैठ जाएगी, है ना, तो सेटल ही नहीं होता, यहाँ पे कोई ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं रहता, है ना। डोंट सेटल, पार्टिकल है बॉटम पे सेटल नहीं होते। और कॉलॉइड्स में क्या होता है, डोंट सेटल अंडर ग्रेविटी, बट यदि आप उनको सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जैसे मिल्क से क्रीम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये सेटल हो सकते हैं, ठीक है। तो डोंट सेटल अंडर ग्रेविटी, बट बट आर सेटल्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। और जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से सेटल हो जाते हैं, ठीक है, सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। इस तरह से हम कोलोइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। पार्टिकल साइज है, नेचर है ना, पार्टिकल साइज में ट्रू सॉल्यूशन की पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, कोलोइड्स की 1 से 1000 के बीच में होती है, सस्पेंशन की ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होती है। नेचर होती है, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होती है, बट कोलोइड हीट्रोजीनियस होते हैं, सस्पेंशन भी हीट्रोजीनियस होते हैं। विजिबिलिटी की बात करें, है ना, तो ट्रू सॉल्यूशन है उनको आप माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते, कॉलॉइड्स को हम माइक्रोस्कोप के अंदर अंदर देख सकते हैं, और जो सस्पेंस होते हैं वो नेक्ड आइज से भी देखे जा सकते हैं। फिल्ट्रेशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन को आप फिल्टर नहीं कर सकते, कॉलॉइड्स को आप मेम्ब्रेन से फिल्टर कर सकते हैं, जबकि सस्पेंशन को हम फिल्टर पेपर, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उससे सेपरेट कर सकते हैं। ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ट्रू सॉल्यूशन पे कोई होता नहीं, कोलॉइड पे भी नहीं होता, यदि आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो तब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता है। और सस्पेंशन में पार्टिकल है वो ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे ज्यादा लगता है, क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, तो सेटल हो जाते हैं। मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन एनिमल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। हाँ जी, जो एनिमल होता है ना, एनिमल ओरिजिन से बनी होती है, कई बार सिंथेटिक भी होती है। मेम्ब्रेन का पोर साइज होता है वो छोटा होता है, ठीक है, मतलब एक तो नॉर्मल फिल्टर पेपर आता है, उसका पोर साइज होता है वो बड़ा होता है, और मेम्ब्रेन का छोटा होता है, इसलिए कोलॉइड के पार्टिकल है, ठीक है, वो सस्पेंशन से थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे मेम्ब्रेन ही काम करती है। हाँ जी, कोई डाउट है इसमें। ब्लू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन में एनी डाउट। ग्रेविटी का मतलब ये है, देखो मान लो जैसे एक गिलास पानी ले लो, आप वाटर ले लो, ठीक है, इसके अंदर आप शुगर का सॉल्यूशन ले सकते हो, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, तो आपने देखा होगा शुगर वाटर में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाती है, ऐसा तो है नहीं, जैसे आप ग्लास को थोड़ी देर के लिए रख दो ऐसे ही, है ना, बिना हिलाए, तो शुगर यहाँ पे सेटल थोड़ी हो जाती है नीचे, ये बताओ, पार्टिकल नीचे थोड़ी आ जाते हैं, बॉटम के नहीं आते ना, सॉल्यूशन के पार्टिकल नहीं आते, शुगर के पार्टिकल नीचे आएंगे नहीं, तो यहाँ पे ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस होता नहीं है ना, क्योंकि पार्टिकल का यदि साइज बड़ा हो तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है और वो नीचे बॉटम के ऊपर सेटल हो जाता है, ठीक है। सस्पेंशन जैसे मान लो आपने यहाँ सैंड के पार्टिकल ले लो, ठीक है, और वाटर के अंदर सैंड को डिजोल्व कर लो, तो आप देख सकते हो कि जो सैंड है वो बॉटम के नीचे क्या हो जाती है, बैठ जाती है, ठीक है। हाँ जी। और कोलॉइड में भी आपका ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस होता नहीं है जनरली, बट आप सेंट्रीफ्यूगेशन करके देखो, है ना, तब वहां पे बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, तब जरूर सेटल हो जाते हैं, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे भी ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस होता नहीं। हाँ जी। जैसे मिल्क होता है ना, तो मिल्क भी तो कोलॉइड होता है,
मिल्क के पार्टिकल भी तो नीचे नहीं बैठते ना। कोई डाउट? दृष्टि क्लियर है? नेक्स्ट एक छोटी सी चीज और डिस्कस करते हैं, फिर हम इसी को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। देखो कोलॉइड्स होते क्या है, ठीक है? हाँ, इनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो कोलॉइड्स क्या है। तो कोलॉइड्स एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है? हाँ जी, मैं डेफिनेशन की बात करूं, है ना, अभी अभी देखा ही है। कोलॉइड्स आर हेटेरोजीनियस heterogeneous mixture in which very fine particle very fine particles, इनकी जो साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है, ठीक है? ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है? जो सब्सटेंस होता है वो आपका डिस्पर्स्ड फेज होता है, ठीक है? और जिसके पार्टिकल है वो डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज आर dispersed dispersed into dispersed into another substance जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। अब है क्या चीज ये, देखो इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको मिल्क का सॉल्यूशन दूं, मान लो, ठीक है? मिल्क मिल्क का सॉल्यूशन है, मिल्क है, मान लो मिल्क ही ले लेते हैं। मतलब मिल्क में क्या क्या चीज होती है? एक तो होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। मेजर तो क्या होता है? वाटर। दूसरी क्या चीज होती है? फैट, है ना, जिसके अंदर प्रोटीन वगैरह सारा कुछ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे वाटर तो होता है ज्यादा, है ना? जो ज्यादा होता है वो आपका होता है डिस्पर्जन मीडियम, है ना? वाटर यहाँ पे डीएम की तरह काम करेगा, डिस्पर्जन मीडियम। और फैट यहाँ पे डिस्पर्ज फेज की तरह काम करेगी, डीपी की तरह, ठीक है? देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है? सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये आपस में मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन, ठीक है? जैसे मान लो शुगर का सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट है, वो कौन होगा? शुगर। जो सॉल्यूट है वो होगा शुगर, और सॉल्वेंट है मान लो वाटर। वैसे ही कोलोइड में है, ठीक है? सॉल्यूट देखो लेस अमाउंट में होता है, सॉल्यूट की अमाउंट क्या होती है? लेस होती है, लेस अमाउंट। और सॉल्वेंट की अमाउंट होती है वो मोर होती है, मोर अमाउंट। तो वैसे ही आपका जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, उसमें जो सॉल्यूट होता है वो डीपी की तरह काम करता है, डिस्पर्स फेज की तरह, है ना? और जो सॉल्वेंट होता है जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है, वो डिस्पर्जन मीडियम की तरह काम करता है, डीएम, है ना? तो जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं, वैसे ही आपका जो कोलोइड्स होता है उसमें एक तो होती है डीपी, मतलब डिस्पर्स फेज, और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है? तो आप उसको इस तरह से समझ सकते हो, है ना? तो डिस्पर्स फेज है वो सिमिलर होती है आपके सोल्यूट की तरह, और जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो सिमिलर होता है सॉल्वेंट की तरह, ठीक है? हाँ जी, जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूं एक और, जैसे स्मोक है, स्मोक, तो स्मोक भी एक कोलोइड है। तो स्मोक में क्या क्या चीजें हैं? स्मोक किससे मिलकर बना होता है? कौन कौन सी मेजर कंपोनेंट है? बोलो, धुआं में क्या क्या है?
देखो स्मोक में एक तो क्या है, एयर है, क्या है, एक तो एयर प्लस और क्या है, डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है। बोलो इसमें से डीपी कौन होगा और डीएम कौन होगा, बताओ बताओ। हाँ एयर होगी आपकी डीएम, डीएम जो लार्ज अमाउंट में होती है, एयर होगी आपकी डीएम, और डस्ट पार्टिकल होंगे जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो होगी डीपी। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। हाँ जी, तो आप अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है यहाँ तक। ओके, तभी आप आगे वाली चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, कोलोइड्स होता क्या है, डीपी क्या होती है, डीएम क्या होता है। ओके, ठीक है बच्चों, तो डाउट है तो बोलिए ना। ओके, थैंक यू, सी यू सून।